दो चीजें सबसे ज्यादा आपको पूरे इसमें मार्गदर्शन देंगी। पहली चीज है यूपीएससी का सिलेबस। बड़ा क्लीशेड लगता है ना, हर कोई बोलता है सिलेबस सिलेबस, पर वही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में लिखा हर एक वर्ड उससे एक 15 मार्क का सवाल बन सकता है, जो आपकी रैंक को यहां से यहां ले आए। तो आपको हर जो वर्ड यूपीएससी सिलेबस में या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो लिखा है, आपको हर इसके अलग से, मतलब मैंने ये कोशिश की कि जो भी नोट्स मैं बना रही हूँ मैं खुद बनाऊं, और जो भी रिसोर्सेज से, भले ही ऑनलाइन रिसोर्सेज से हो या स्टैंडर्ड बुक से हो, उनसे मैं पढ़ूं और खुद अपने हाथ से नोट्स बनाऊं। जब मैं लिख लेती थी अपने हाथ से तो मुझे वो प्रोसेस करते ना, इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोसेस हो जाती है। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है। आप अपना तरीका पहचानिए कि आपको कैसे वो चीज़ समझ में आ रही है ना। और इसके अलावा मेरे ख्याल से मैंने, हाँ, जो दूसरी चीज़ मैं कह रही थी, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप सॉल्व कर रहे हो, पहले तो आप 5-7 साल के अपने प्रिंट करा के अपने पास रख लो कि ये पेपर्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। हर बार उसको देख लो हर दिन और समझो कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये दो चीज़ें आपके अल्टीमेट मार्गदर्शक हैं। बाकी तो आप अपनी, मतलब ये है ना कि मैं जो आज बोल रही हूँ ना आपके सामने खड़े होके, ये कुछ चीज़ें मैंने किसी से सुनी है, कहीं पढ़ी है, कहीं यूट्यूब पे कोई टॉपर का वीडियो देखा और शायद वहाँ से सीखी हूँ। तो ये कोई मेरी, मतलब मैंने ऐसे बिल्कुल है ना अलग कुछ ऐसा मैं बताऊँ ऐसा नहीं है। जो भी प्रिपरेशन मैंने की उस पर ही बता रही हूँ कि हम सीखते हैं, इसलिए आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी, आप अपने आप को पहचान कर अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। मुझसे एडवाइस लीजिए, लेकिन आप वही कीजिए जो आपको लगता है कि आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस के हिसाब से काम आएगी, है ना। यहाँ पे एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, वो है प्लानिंग की। प्लानिंग और अपने नोट्स का ऑर्गेनाइजेशन बेहद बेहद ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम, आपको डेट जैसे पहले आ जाती है, यूपीएससी की डेट 1 साल पहले आ जाती है। जैसे 1 साल पहले जब मैं दे रही थी तब पता चल गया था कि अगले साल 2 जून को पेपर होने वाला है प्रीलिम्स में, ठीक। तो ऐसे डेट आ जाती है पहले, तो आप अपने एग्जाम के डेट के हिसाब से अच्छे तरीके से पूरी चीज़ों को आपको प्लान कर लेना है कि कौन सा टॉपिक मेरा कौन सा स्ट्रेंथ है। जैसे मुझे पॉलिटी बहुत पसंद था और ज्योग्राफी बहुत बोरिंग लगता था, तो ज्योग्राफी को मैंने किसी तरीके से हर रोज़ उसको एक चैप्टर करके उसको करती थी। पॉलिटी में एक साथ ज़्यादा भी पढ़ लेती। तो ऐसा अब अपना खुद का स्ट्रेंथ पहचानो कि किस टॉपिक के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो या किसके साथ कम, उस तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करें। और तो अभी ये तो मैंने ब्रॉड टच कर दिया। इसके अलावा जो भी आपको सवाल मुझसे पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। जब हम आंसर लिखते हैं तो हमारे अंदर क्या अप्रोच होनी चाहिए आंसर लिखते टाइम, क्योंकि हमारे पास बस 9 से 10 मिनट का समय रहता है आंसर लिखते समय, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें उनमें डालने चाहिए जिससे हमारा एक आंसर है वो अच्छा आंसर बने। Towards the end? Yes. So yes, आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा हुआ पूछ लिया, मुझसे मिस हो गया था, थैंक यू। आंसर राइटिंग किसी भी एग्ज़ाम का तो मतलब कह सकती हूँ, लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आंसर राइटिंग। एंड जैसा कि आपने सही कहा कि 9 मिनट मिलते हैं, और ऑप्शनल का पेपर ले लूँ तो अगर थोड़ा हायर मार्क का हो तो 14 मिनट मिलेंगे। ऐसे 9, 11, 14 इतने ही मिनट मिलेंगे एक आंसर को लिखने के, डिपेंडिंग ऑन दी वर्ड लिमिट। तो उसको कैसे लिख पाए? अगर आप सोचें कि मैं बिना प्रैक्टिस करके ना उधर ही वो कर लूँगा टाइम पर, तो सच में नहीं हो पाता है। मुझसे तो मैं आधा घंटा ले लेती थी एक आंसर लिखने के लिए शुरुआत में, है ना। और मेरे ख्याल से आपके साथ भी ये चीज़ हुई होगी कि आधा घंटा क्वेश्चन लेके टाइम स्टॉप वॉच अच्छे से ऑन करके बैठे और लग गया आधा घंटा। तो ये होगा, तो लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो पहले आप अपना नॉलेज बेस बना लो। जैसे मान लो आप किसी पॉलिटी का, मान लीजिए आप आंसर आज लिखने का सोच रहे हैं, पहले आप उसका नॉलेज बेस बनाइए कि अच्छा ये मैंने पढ़ रखा है। उसके बाद आप आंसर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो मैंने उसमें डाली और शायद मुझे लगता है कि उससे अच्छे मार्क्स मिले। कोई भी आंसर अगर केवल जैसे शुरू किया, थोड़ा सा बताया, और वो है ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, ये तो हम लिखते ही हैं। इसके अलावा आप अपने आंसर्स में कुछ फैक्ट्स कोट कर सकते हैं।
जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं कि 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज दिस, कुछ भी ऐसा डेटा रहता है, जीडीपी का डेटा रहता है और कुछ, तो ऐसे फैक्ट्स जो हैं आप कोट कर सकते हैं। दिस इज वन। नंबर 2, कोई भी कमिटी की रिपोर्ट ऐसे आता है कि जैसे अभी आया था कि जस्टिस बी एन श्री कृष्णा की रिपोर्ट आई थी, है ना, प्रिवेसी को लेकर के, राइट टू प्रिवेसी को, तो वो एक रिपोर्ट मैंने आंसर में कोट की थी। तो ऐसे कोई भी रिपोर्ट्स और कमीशंस जो बैठते हैं, जैसे आपने पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, एआरसी, इनके बारे में पढ़ा सुना होगा, तो इनकी रिपोर्ट्स को आपको वहां पे लिखना है कि इनके हिसाब से ये व्यू पॉइंट है। कुल मिला के बात ये है कि हमारा व्यू पॉइंट तो ठीक है, पर हमारे व्यू पॉइंट को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमें किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम उस फैक्ट का सहारा लेंगे या उस कमिटी का सहारा लेंगे तो हमारी कही हुई बात ज्यादा एक्सेप्टेबल साबित होगी। आप समझ रहे हैं? तो ये फैक्ट, कमिटी, इसके अलावा आजकल इंडेक्स बहुत आते हैं, जैसे आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स सुना होगा, है ना। गवर्नमेंट भी उस पर काफी स्ट्रेस कर रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमारी रैंकिंग और अच्छी हो जाए। तो आप उन इंडेक्सेस को पढ़िए, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स आता है, ऐसे, तो इनको भी आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। एंड एज फार एज टाइम इज कंसर्न, तो मैंने एक स्टॉप वॉच खरीदी थी छोटी सी, और बस फिर आंसर्स लिख करके अपना टाइम ऑन करके बार बार प्रैक्टिस करती हूँ। हर रोज 1 से 2 आंसर आप लिखो, और अगर आपके पास ऐसे 8 to 9 मंथ्स का टाइम है तो आप उतना डेवलप कर लेते हो स्पीड कि आप उतने टाइम में कर पाओ। बस एक चीज और कहूंगी कि आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, भले मेंस दे रहे हो या प्रीलिम्स दे रहे हो। मॉक टेस्ट से उस टाइम में कैसे अपने आप को ढालना है वो हम अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। और कोई क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून मैम, मेरा क्वेश्चन है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके के क्वेश्चन में पैराग्राफ का यूज सूटेबल रहेगा, और जो अनुच्छेद पॉइंट वाइज उनमें कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए या फिर कैसे डिफरेंस? जी ठीक है, अब बैठ जाइए। तो कई बार ऐसा मतलब आता है, डाउट खुद में रहता है कि पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट्स में, बट ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। इट डिपेंड्स ऑन दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा टेल वर्ड आप समझते हैं, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, एन्यूमरेट, है ना, ये सब दिया रहता है, एग्जामिन। तो जैसे एन्यूमरेट बोला है तो एन्यूमरेट मतलब तो नंबर में लिखना है, चलो बात पक्की है। अगर कोई और चीज आपको खुद समझनी है, जैसे मैं कभी कभार शुरू ऐसे करती थी, पहले डेफिनेशन लिखती थी, इंट्रोडक्शन उससे शुरू कर दिया, फिर मैं उसको डिवाइड करती थी आंसर को, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, एनवायरमेंटल। जैसे कोई आपको मुद्दा दे रहे हैं कि ये चीज हो रही है और उसका इम्पैक्ट पूछ रहे हैं, राइट। सो यू गिव द सोशल इम्पैक्ट, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, द कल्चरल इम्पैक्ट, लीगल, एनवायरमेंटल, ऐसे करके। सो ऐसे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, आपको खुद को उसमें वेराइटी लानी है। अगर आप पूरा आंसर पैराग्राफ में लिख देते हैं, जैसे मेरा ऑप्शनल जो था वो सोशियोलॉजी था, अब सोशियोलॉजी में ज्यादा स्कोप नहीं है कि आप पॉइंट्स डाल पाओ, है ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, तो उसमें मैं ज्यादा पॉइंट्स नहीं डाल पाई। पर जैसे पॉलिटी का पेपर हो गया, इकोनॉमी का पेपर हो गया, इसमें मैं काफी पॉइंट्स में हो किया है। तो आप उसी के बेसिस पे प्रैक्टिस करें और उस तरीके से आप उस क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करें कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। जरूरी नहीं है पूरा आंसर पैराग्राफ में या पैरा में हो, दो पैराग्राफ में या पॉइंट्स में हो, दोनों चीजें आप मिला सकते हैं। और कोई सवाल? कि आपका जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शन था तो उसमें जो पेपर 1 है वो थोड़ा स्टैटिक है, बट जो पेपर 2 है वो डायनामिक नेचर का है थोड़ा, तो उसके लिए रिसोर्सेज क्या है और स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी? कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है, लास्ट ईयर कंप्लीट किया, तो बहुत मन में सवाल थे। अब मेरे साथ ऐसा था कि ऑप्शनल में केमिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल नहीं था, तो आई हैड टू चूज समथिंग एल्स। तो मैंने पहले सोशियोलॉजी चूज किया और उसकी किताबें पढ़ी, लगा यार इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं। अगर बुक लिस्ट पे आऊँ तो मैंने ट्रायल एंड एरर से बुक्स ढूंढी हैं, किसी टॉपर्स ने सजेस्ट की थी, उनकी बुक्स देखी, और फिर कुछ खुद ही मैंने पढ़ के उनके नोट्स बनाए। तो पेपर 1 के लिए तो काफी सारे, जैसे हैरलम्बस एंड हील्ड तो सब पढ़ते हैं, जो ऑरेंज वाली पतली किताब आती है हैरलम्बस एंड हील्ड, वो एक मैंने पढ़ी थी। और अगर पेपर 2 पे आ जाऊं सीधा, जो आपके क्वेश्चन पे कि काफी डायनामिक है, तो नंबर 1 न्यूज़पेपर्स तो आपको पढ़ना है बहुत तरीके से, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसी चीजें आप पढ़ लेते हैं विच यू कैन डायरेक्टली कोट इन योर आंसर्स। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक मैगजीन में, जिसमें लिखा था कि कुछ लड़कियां जिससे बॉर्न हो जाती हैं और उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि लड़की बॉर्न हो,
तो उसको नकुशा नाम दिया जाता है। तो ये एक पूरा यूनिक एस्पेक्ट है। तो अगर किसी गर्ल चाइल्ड के बारे में कोई सवाल हो तो आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरीके से हमारे कल्चर में एक ऐसा वर्ड अब आ गया है कि इफ अ फीमेल चाइल्ड इज अनवांटेड उसको हम क्या नाम दें। तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट चीज है, आप इसको कोट कर सकते हैं। तो एक तो न्यूज़पेपर्स, अगर बुक लिस्ट या बुक्स की बात करूं कि मैंने क्या रेफर किया, तो आज मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, बाद में ये बुक मेरे हाथ में आई। इसमें पूरा पेपर 1 और पेपर 2 साथ में दिया हुआ है। नितिन सांगवान सर की किताब है, उसमें वो भी IAS हैं और उन्होंने लिखी है, तो उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल जाएगा। दैट्स वन। मैंने कास्ट के स्पेशल एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए नदीम हसनैन की किताब है। तो नदीम हसनैन की ट्राइब्स वाली नहीं है, सोशियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी, नदीम हसनैन वो। और फिर रूरल सोशियोलॉजी के लिए दोषी एंड जैन की किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, है ना। ये कुछ है, बाकी अभी तो ऐसा ही है। बाकी आप तन्वी सौंद्रियाल मैम, उनकी बुक लिस्ट आप पढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ मैंने उनसे भी सीखा है। गुड मॉर्निंग मैम। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने सोशियोलॉजी कैसे ऑप्शनल सेलेक्ट किया? क्योंकि हम इंजीनियरिंग फील्ड से करते हैं और कहीं भी कनेक्शन नहीं है सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स या किसी से। फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि चलो सोशियोलॉजी चूज कर लेते तो मैं इसमें सही कर पाऊंगी, स्कोर कर पाऊंगी? ठीक है, बैठ जाइए। तो कैसे चूज किया, जैसे मैं ये टच कर ही रही थी अभी पिछले सवाल में कि केमिकल इंजीनियरिंग नहीं था ऑप्शनल, ठीक है, तो मुझे कुछ और ही चुनना था। अब केमिस्ट्री ना बहुत अलग हो जाती है केमिकल इंजीनियरिंग से, तो फिर मैंने कुछ ऐसा सब्जेक्ट 2 मेरे दिमाग में थे, वन वाज पॉलिटिकल साइंस, द अदर वाज सोशियोलॉजी। सो आई बॉट द बुक्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स। इनिशियल जो बुक्स होती हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स की मैंने करी थी। आपको भी अगर डाउट आ रहा हो ऑप्शनल में, तो आप 2-3 आपको डाउट आ रहा हो उसकी किताबें आप ले लो, जो बेसिक उसकी बुक्स हैं उनको आप एटलीस्ट 1-1 वीक के लिए पढ़ो। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ में सबसे ज्यादा टाइम बिता सकता हूँ। क्योंकि ऑप्शनल जो है, जैसे यूपीएससी में 500 मार्क्स का है, तो इट रियली मेक्स अ चेंज टू योर स्कोर। तो ऐसा ही सब्जेक्ट चूज कीजिए विच यू एंजॉय रीडिंग, जो आपको एक बर्डन ना लगे, है ना। कोई ट्रेंड्स पे या कितना स्कोर कर रहे हैं टॉपर्स, ये सब पे मत जाएगा। आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पर ही आपको ऑप्शनल चूज करना है ना। तो बेसिक बुक्स पढ़िए और थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, अगर इंजीनियरिंग के अलावा हो तो थोड़ा डालना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, है ना। किसने कहा था कि चीज़ें सब आसान होंगी लाइफ में, तो करनी पड़ती है यार। लेकिन सच बताऊं तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं ना, तो सच में चीज़ें जो है ना, एक ये चीज़ भोपाली वाली कनेक्शन वाली बात बता रही हूँ कि हम भोपाल में रहते हैं, दिल्ली नहीं जाते। मतलब मैं दिल्ली नहीं गई हूँ प्रेपरेशन के लिए, मैंने इंटरव्यू देने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली गई थी। तो अपन नहीं सोचते हैं कि दिल्ली वाले कुछ अलग पढ़ते होंगे और बहुत सारा पढ़ते होंगे और अपना हो पाएगा कि नहीं। तो ऐसे सवाल मेरे मन में भी थे एंड लेकिन फिर भी कहूँगी कि थोड़ा अपने आप को बांधो, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, थोड़ा सा मोटिवेट रखो, दृढ़ निश्चय रखो, और बड़ा सपना देख लिया है ना तो अपने आप को उसमें पूरा झोंक दो। सोचो कि अब लाइफ में और कुछ नहीं है, जब तक ये नहीं करूँगी ना, ये करूँगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला मेरा, ना मेरा ना किसी और। तो उस तरीके का एटीट्यूड, एक फायर, एक वो पैशन अपने आप में आपको जगाना पड़ेगा। दैट पैशन विल ड्राइव यू एंड दैट पैशन विल टेक यू प्लेसेस। और अगली बार जब मैं यहाँ पर, आप नहीं, मैं नहीं, आप जब यहाँ पे खड़े होंगे तो मुझे जरूर बुलाना, ठीक है? ठीक है, तो जो भी सुन रहे हो प्लीज आप लोग अच्छे से करनी है। और जब आप यहाँ पे मैडम आपको फोन करके बुलाएं कि बेटा आओ, चलो आप भी बताओ यहाँ पे, तो जरूर मुझे भी बताना है। ऐसे ही मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि उतनी फायर आपके अंदर होनी चाहिए। ड्रीम बिग, है ना, बड़ा सपना देखने से बिल्कुल मत डरो। लाइफ सबकी चैलेंजिंग होती है, किसी को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ इमोशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मेरे साथ भी ऐसी चीजें थी। लेकिन फिर भी जब आपने ठान ली है वो चीज, तो फिर आपका कहते हैं ना कर्तव्य बनता है कि अगर ठान लिया है तो फिर या तो ठानो मत, या तो अगर यहाँ बैठ गए हो ना तो एग्जाम क्रैक करके ही मानो, ठीक है। तो एक ये वो अपना एक ड्राइव, डिटर्मिनेशन अपने साथ रखो, ठीक है। और कोई सवाल? आंसर राइटिंग में सबसे जरूरी स्टेप होता है कि हम उसको चेक करवाएं या करें। तो हम भोपाल में ही आंसर राइटिंग करें तो उसको चेक कैसे करें, क्योंकि हर कोई दिल्ली नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैम क्योंकि इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, आपने सुनी होगी, वहां पर मैं आंसर्स अपने डालती थी, है ना।
क्योंकि यहाँ पे अगर कोई टीचर नहीं मिल रहा है, कोई मेंटर नहीं मिल रहा है जो चेक कर रहा है, तो वहाँ पे फेलो एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपने वहाँ पे डालते हैं। आप उनके आंसर रिव्यू करो, वो आपके आंसर रिव्यू करेंगे। ऐसा ही करके मैं सीखी हूँ शुरू में, जब क्योंकि लगता नहीं था कि इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज खरीदूंगी और उसको सच में यूज भी कर पाऊंगी कि नहीं। तो जब तक आप उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं, आप ऐसे ऑनलाइन फोरम्स का यूज कर सकते हैं। इनसाइट्स ऑन इंडिया एक है, दूसरा IAS बाबा आपने सुना होगा यूपीएससी के लिए वो, और तीसरा फोरम IAS। ऐसे करके मैंने 3 वेबसाइट से मैं जुड़ी रही और उन पे आंसर्स मैं अपने डालती रही, है ना। तो वो चेक करते हैं, आप किसी का चेक कीजिए उनको अपने। और होता क्या है, आंसर्स की बात निकली है तो बताती हूँ, खुद के आंसर में हमें गलती नहीं दिखाई देगी, दूसरे के आंसर में हमें फटाक से गलती समझ में आ जाती है कि ये ना इसने ये चीज सही से नहीं लिखी है। तो आप दूसरों के आंसर्स चेक करो और उनको आपके करने दो, तो you will better understand कि where are you making a mistake. And when you are thorough enough, when you feel कि now this is a moment when I can write time करके टेस्ट, तो फिर आप कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो डेडी से, कोई भी। तो उसका मैं स्कैन करके अपनी कॉपीज उनको भेजती थी, वो चेक करके आपको वापस देते हैं and they write their comments out there. So you know कि what are the mistakes. So you can join that, है ना।